हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जैकोबिन क्लब का फॉल डाउन हुआ था। मैक्सिमिलियन रॉसबायर को हटा दिया गया था सत्ता से। नेपोलियन ने एक्वायर कर लिया था पावर। और आपके बुक के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक है, डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन। जो वुमेन जो थी वो क्या उन्होंने रिवोल्यूशन में पार्ट लिया था? पार्ट लिया था तो कितनी कैसी थी? एक्टिव वाइज थी या पैसिव वाइज उन्होंने वर्क किया था? और हम इस वीडियो में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो वुमेन जो थी उन्होंने रेवोल्यूशन में पार्ट तो लिया था और उनके अंदर ये भी था कि जैसे वुमेन को वोट डालने का राइट नहीं था, तो वो ये सोचता कि हाँ कि ये आगे जाके रेवोल्यूशन के बाद हो सकता है वुमेन को राइट्स मिल जाए। अब जैसे कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट की जो वुमेन थी वो तो एजुकेटेड थी क्योंकि वो प्रॉस्परस थी, तो वो पढ़ाई लिखाई कर सकती थी। लेकिन जो थर्ड स्टेट की जो वुमेन थी वो मोस्टली वर्कर थी, तो वो उनको लिविंग के लिए वर्क करना पड़ता था। मीन्स फैमिली में सब लोग सर्वाइव कर रहे हैं तो इसके लिए उन्हें वर्क करना पड़ता था। उनके पास एजुकेशन नहीं थी, वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते थे। मेन उनका काम यही था कि वो फैमिली के लिए ही वर्क करें कि जिससे सब सर्वाइव करें आराम से। वो मेहनत भी बहुत ज़्यादा करती थी लेकिन उनके वेजेस बहुत लो थी, मीन्स उनकी सैलरी जो है बहुत ज़्यादा कम थी। और लेकिन जब रिवोल्यूशन हुआ तो उनकी दो वुमेन की जो है दो पॉलिटिकल क्लब्स बने। जब पॉलिटिकल क्लब बनाए जाते थे, जैसे जब जैकोबिन क्लब बना था उसी टाइम पे वुमेन के भी दो क्लब मेन बने थे। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी, यहाँ पे देखिए द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एक क्लब था और दूसरा था रिपब्लिकन वुमेन। ये दो पार्टी वुमेन की बनी थी। अब जो रिवोल्यूशन हुआ था तो इससे क्या क्या चीज़ें चेंज हुई थी, ठीक है। जब जैकोबिन क्लब आया था तो फिर मतलब चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस हुए थे। तो अकॉर्डिंग टू वुमेन के प्लस पॉइंट से अगर देखा जाए तो क्या क्या चेंजेस हुए थे, तो सबसे पहले क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल। स्टेट की तरफ से स्टेट स्कूल बनाए गए थे जिसमें कि स्कूलिंग फॉर गर्ल्स, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दिया गया था कि गर्ल्स को पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि गर्ल्स जो है वो आधी आबादी थी वहाँ भी, ठीक है। दे कुड नॉट बी फोर्स टू मैरी अगेंस्ट देयर विश। मीन्स अगर उनकी इच्छा नहीं है तो उनकी इच्छा के अगेंस्ट उनकी शादी नहीं करवाई जा सकती थी। और जो डाइवर्स थे वो लीगल मान लिए गए थे कि हाँ कि अगर किसी का हस्बैंड जो है किसी को बहुत सता रहा है तो पहले डाइवर्स नहीं हो सकता था, लेकिन अब जो है वो लीगल हो गया था कि अगर किसी का हस्बैंड उसको बहुत सता रहा तो वो डाइवर्स के लिए क्लेम कर सकती थी। और वो जो है जॉब भी कर सकती थी और वो छोटे मोटे बिजनेस भी चला सकती थी, ठीक है। अब वो आर्टिस्ट बन सकती थी। मीन्स ये था कि इस रिवोल्यूशन के बाद गर्ल्स को कुछ राइट्स मिले थे, जैसे कि वो अपना पढ़ाई कर सकती थी, स्कूल जा सकती थी, वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती थी, अपनी मर्ज़ी से डाइवोर्स कर सकती थी, फिर वो जॉब कर सकती थी। अगर वो आर्टिस्ट बनना चाहे आर्टिस्ट बन सकती थी। वो इनफैक्ट वो छोटे मोटे बिजनेस भी चला सकती थी। तो ये सारी जो कंडीशन थी वो रेन ऑफ जो टेरर था तभी तभी था। लेकिन फ्रांस में जो है वुमेन के राइट्स के लिए बहुत सारे रिवोल्यूशन हुए थे, बहुत सारे बार उनकी राइट्स के लिए बात उठाई गई थी। लेकिन अगर देखें तो वुमेन को फ्रांस में जो वोटिंग का राइट था वो मिला था 1946 में, यानी कि हम लोग की आज़ादी के बाद उनको वो वोटिंग का राइट्स मिला था। उसके पहले, जबकि हम इसमें 17 की बात कर रहे हैं, मिड 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो उस समय से 1946 के पहले तक उनको वोटिंग का राइट नहीं मिला। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है हमेशा कि फ्रांस में वुमेन को वोटिंग का राइट कब मिला था, तो वो आंसर है 1946, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे है ओलंपे डी गॉजे। ये कौन थी? ये एक रिवोल्यूशनरी वुमेन थी जिन्होंने वुमेन की राइट्स के लिए बहुत सारे आवाज़ उठाई थी। ये मैगज़ीन भी छपवाती थी और इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। और डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीज़न, तो उन्होंने क्या किया था, एक मैगज़ीन निकालती थी, उसमें निकाल दिया उन्होंने वुमेन अपनी तरफ से वुमेन की राइट्स
और जो सबसे पहले उनके जैसे कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें मेल के राइट्स के बारे में बताया गया था, उसमें वुमेन के राइट्स के बारे में नहीं बताया गया था। तो उन्होंने अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दिया था कि वुमेन के पास ये राइट्स होने चाहिए, और उसके बाद उन्होंने सिटीजन का नाम लिया था, ठीक है। तो इसलिए उनको क्या किया था, देशद्रोह का मान लिया गया था कि एक देशद्रोही है, और उनको भी गुलटाइन से मार दिया गया था, ठीक है। उनको देशद्रोह का मामला उनके ऊपर चला था, ठीक है। इसके बाद आता है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी को कैसे हटाया जाए। तो जैकोबिन जो रिज़ेम था इसमें एबॉलिश स्लेवरी उन्होंने क्या किया था। अब जैकोबिन क्लब में क्या था, ज़्यादातर जो है लेबरर जो है वहाँ के मेंबर थे, और तो जब स्लेव बनते थे तो स्लेव बनने में क्या बोलते हैं, उनको तो कोई फ़ायदा था नहीं, क्योंकि स्लेव बन रहे हैं लेबरर लोग, उनको वेजेस नहीं मिल रही है ढंग से, उनको दिन रात मेहनत करना पड़ रहा है, और स्टेट फर्स्ट स्टेट सेकंड के लिए काम करना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसको हटाओ, स्लेवरी को, हमें कोई फ़ायदा नहीं, हमें नहीं चाहिए स्लेवरी। तो जैकोबिन क्लब ने स्लेवरी को हटा दिया। तो स्लेवरी को जो हटा दिया गया था। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आता है कॉलोनीज़। कॉलोनीज़ क्या होता था कि जैसे अगर हम देखे जाएँ तो अर्थ है ना, अर्थ के यहाँ पे बीच में जो लॉन्गिट्यूड है, तो यहाँ का जो है टेम्परेचर और क्लाइमेट इतना अच्छा होता है ना, यहाँ पे कॉफ़ी, बीन्स, शुगर, इंडिगो, टोबैको, मतलब बहुत अच्छी खेती होती है। तो जैसे अमेरिका वगैरह जो था, फ्रांस वगैरह, इन लोग की क्या थी कॉलोनी, इन्होंने क्या किया था, जैसे एक खेत में वो बनाया था एक एरिया कि यहाँ पे ये मेरा एरिया है, तो यहाँ पे वर्क कराने के लिए क्या चाहिए था, उनको स्लेव्स चाहिए होते थे। तो उन्होंने क्या किया था कि ये जो जब जैकोबिन क्लब का फॉल हो गया था, तो जब मिडिल क्लास के जो प्रॉस्परस मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने एक्वायर कर लिया था पावर। तो जो प्रॉस्परस थे उनके पास तो लैंड था, उनको तो खेती के लिए चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया कि वो चाहते थे कि स्लेवरी चलती रहे एज इट इज़, और उनकी जो कॉलोनी थी उसमें काम होता रहे। तो वहाँ पे क्या होता था, ये सप्लाई कॉलोनी में, जैसे जो लैंड है मेरा उसमें मैंने वर्क करा है, तो वो मेरी कॉलोनी उसको मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या होता है, तो ट्रायंगुलर से आप जान सकते हैं कि मतलब किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात हो रही है जहाँ पे ट्रायंगुलर हो। अब जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए फ्रांस है, ओके, ये एरिया आपका अमेरिका है, और यहाँ पे अफ्रीका है। तो स्लेव जो हैं वो ज़्यादातर अफ्रीका में होते थे। अफ्रीका के जो कॉन्टिनेंट था वहाँ पे गरीब देश थे, वहाँ के लोगों को जो ट्रेडर्स होते थे वो क्या करते थे, ख़रीद के लाते थे यहाँ पे फ्रांस। तो फ्रांस का जो बॉर्डक्स था और नैंस, दो सिटी थी, वहाँ पे ट्रेडर्स स्लेव को लाते थे, गुलाम बना के लोगों को लाते थे, और यहाँ पे बोली लगाई जाती थी, ठीक है। अब ये अमेरिका के लोग हैं या फिर फ्रांस के लोग हैं जिनकी कॉलोनी है, वो बोली लगाते थे, स्लेव को यहाँ से ख़रीद के ले जाते थे। तो इस वजह से यहाँ का ट्रेड जो है, यहाँ का बिज़नेस बहुत ज़्यादा फल फूल रहा था। फ्रांस में नैंस एंड बॉर्डक्स जो है, इन दो प्लेस पे स्लेव की बोली लगाई जाती थी, स्लेव को ख़रीदा और बेचा जाता था। और उसके बाद स्लेव्स को यहाँ पे ला करके उनकी वो कॉलोनी में वर्क कराया जाता था, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा ट्रायंगुलर बन जाता है। यहाँ पे अफ्रीका से स्लेव को यहाँ लाया जाता था, नैंड्स यानी कि फ्रांस में, यहाँ पे बोली लगती थी, यहाँ से फिर अमेरिका या फिर अदर अलग अलग जगह पे जाया जाता था जहाँ पे इन सब पावरफुल जो कंट्रीज़ थे उनकी कॉलोनी हुआ करती थी, ठीक है। आपको याद होगा कि लास्ट एक वीडियो में हमने पढ़ा था नेशनल असेंबली। यहाँ जो शुरुआत की वीडियो में हमने पढ़ा था कि नेशनल असेंबली में सब इकट्ठे हो गए थे। तो नेशनल असेंबली में जो है प्रॉस्परस मिडिल क्लास के लोग थे, तो वो हमेशा स्लेवरी पे डिबेट कराते थे कि हाँ कि स्लेवरी बंद हो ना हो, बंद हो ना हो। ये चीज़ उन्होंने डिबेट चलने दी, कभी मतलब इस पर काम नहीं किया कि हाँ बंद होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि उनको खुद के फील्ड में काम करवाना रहता था, ठीक है। और स्लेवरी नहीं बंद करवाने से जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के जो लोग हैं उनका भी उनको सपोर्ट मिलता था। इसके बाद फिर जो कन्वेंसन आया था जैकोबिन क्लब में, तो कन्वेंसन में क्या हुआ था, इसको हटा दिया गया था। जब कन्वेंसन में हटा दिया गया था, क्यों, क्योंकि उस समय जैकोबिन क्लब में ज़्यादातर जो है ज़्यादातर लेबरर लोग थे ही मेंबर। इसके बाद फिर नेपोलियन आ गया। तो जब नेपोलियन आया तो नेपोलियन ने इसको रीइंट्रोड्यूस किया स्लेवरी को फिर से। क्यों किया, क्योंकि नेपोलियन जब स्लेवरी को दोबारा रीइंट्रोड्यूस किया तो उसको फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के जो लोग थे उनका सपोर्ट मिला था।
अब नेक्स्ट टॉपिक है रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। मतलब रिवोल्यूशन में जो एवरीडे लाइफ कैसी थी, तो इसमें क्या था, अपकमिंग लॉज दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी। मीन्स इसमें जो आइडियाज़ था उस पर बहुत लॉ बने थे जिसमें लिबर्टी और इक्वलिटी की बात होती थी। और सेंसरशिप एबोलिशन, मतलब आप जो है सेंसर लगाया था ना कि राजा ने कि हाँ कि आप उनके खिलाफ़ नहीं लिख सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन ये सारा हटा दिया गया था। और डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, जो मैन और सिटीजन के जो राइट्स थे कि हाँ इक्वलिटी का, लिबर्टी का, ये सारे राइट्स को लगा दिया गया था। और आज़ादी थी कुछ भी कहने की। प्रिंट मीडिया जो है इसकी भी आज़ादी थी कि आप छाप सकते हैं, सही को सही छाप सकते हैं, गलत को गलत। और जो नेशनलिज्म था इसके लिए क्या बोलते, कल्चरल जो प्लेस थे, सॉन्ग थे, फेस्टिव प्रोसीजन थे, उसको क्या करते थे, लोगों को अट्रैक्ट करते थे, जिससे कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना बढ़े। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।